खमा गणिसा, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रीज क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम शिक्षा नीति को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार। हम पहले काफ़ी चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। बच्चों के लिए क्या नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, टीचर्स के लिए क्या लिए गए हैं, और आगे जो है हायर एजुकेशन के लिए क्या था, स्कूलिंग के लिए क्या था, शिक्षा अब किस पैटर्न में होगी, वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो है शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार पढ़ेंगे, मतलब शिक्षा के अंदर जो भाषा यूज़ होगी उसके अंदर किस तरह के सुधार किए गए हैं। तो सबसे पहले इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसमें 3 भाषा फार्मूला यानी हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा, जो कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, उसको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। इस त्रिभाषाई फॉर्मूले की सबसे पहले जो बात की थी वो दौलत सिंह कोठारी ने, यानी 1964-66 के अंदर जो कोठारी आयोग आया था उसने इस फॉर्मूले की पहले ही बात की है। तो अब ये दोबारा से इस फॉर्मूले की बात, इस दोबारा नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके अंदर भी ये बात की गई है। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी। ठीक है, यानी कक्षा 5 तक आपको पता है 5 साल तक फाउंडेशनल कोर्स होगा और 3 से 5 तक की शिक्षा को प्राइमरी शिक्षा कहा जाएगा। इसके अंदर क्या है, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में बच्चा जो है स्थानीय भाषा, जैसे जिस रीजन के अंदर वो रह रहा है वहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा है ना वो यूज़ की जाएगी उसकी स्टडी के अंदर। ठीक है, मैकाले पद्धति को समाप्त किया जाएगा। अब क्यों, आपको बताया, आप जब SST पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर मैकाले का प्लान पढ़ते हैं। इसने क्या बोला था, उस टाइम स्वतंत्रता से पहले जब अंग्रेज़ों का राज था तो इसने ये कहा था कि जो भी इंडियंस पढ़े लिखे हैं उनको अंग्रेजी सरकार तभी नौकरी देगी जब वो इंग्लिश में पारंगत होंगे। तो ये इसकी प्लानिंग थी अंग्रेजी सरकार को इंडिया में जमाने के लिए, अंग्रेजी की जड़ें इंग्लिश में जमाने के लिए। ठीक है, उस टाइम तो इसका प्लान ये था, लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी ज़रूरत बन गई है। लेकिन सरकार ने अगर कुछ किया है तो वो सोच समझ के ही किया होगा। तो ये जो है कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा और 6ठी क्लास से, जैसे पहले हुआ करता था ना, 6ठी में जाके बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू करता था। उसके बाद में स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाएं, जिसके अंदर पाली होगी, प्राकृत हो गई, उन भाषाओं का भी जिक्र किया गया कि भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी अब तक जो भाषाएं थी जैसे पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये भाषाएं थी, लेकिन अब जो प्राचीन बहुत पुराने टाइम की भाषाएं हैं ना उनको पढ़ने का भी बच्चों को मौका मिलेगा, अगर बच्चा खुद चाहता है तो। अगर वो उस विकल्प को लेना चाहता है तो उस पर थोपा नहीं जाएगा। पाठ्यक्रम, कोरोना के बाद से आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम भी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब जिसके अंदर बातचीत कर सकते हैं बच्चे, विकसित की जा रही है, और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। तो ये जो पाठ्यक्रम है ना ये भी क्षेत्रीय भाषा, अब किस में मिलता है आपको, हिंदी में और इंग्लिश में, 2 में ही मिलता है। लेकिन पाठ्यक्रम भी वर्चुअल लैब जो है विकसित की जाएगी, उसके अंदर आपको पाठ्यक्रम के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। जैसे अगर आप पंजाबी में पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आप पंजाबी में, आप मलयालम में लेना चाहते हो तो मलयालम में, आप कन्नड़ में पढ़ना चाहते हो तो कन्नड़ में, उड़िया में पढ़ना चाहते हो तो उड़िया में, आपको वो सब भाषाएँ भी पाठ्यक्रम के दौरान मिलेंगी। बधिर छात्र, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। जो मूक बधिर बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ न सुनने वालों की बात हो रही है। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम है, पाठ्य सामग्री है, वो विकसित की जाएगी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर। ठीक है, भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। अब जो साइन लैंग्वेज होगी ना
मूक बधिर बच्चों के लिए वो पूरे देश में लागू होगी, यानी उसको आप देश के किसी भी कोने में यूज़ कर पाओगे। छठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद इंटर्नशिप भी मिलेगी, यानी जैसे ही बच्चा प्राइमरी एजुकेशन पूरी करके आता है छठी क्लास में, उसको जो व्यावसायिक शिक्षा है वो देनी शुरू कर दी जाएगी और इसी के साथ साथ उसको ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो सोचो, बेरोजगारी तो ख़त्म होगी, है ना। ये बेरोजगारी की जड़ों को भारत से ख़त्म करने के लिए अच्छा जो है एक कदम है, कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वोकेशनल कोर्स कहीं ना कहीं बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना उनको पंगु होने से रोकेगा। ये नहीं है कि वो स्टडी के बाद में अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जो रुचि है उसकी, उसी हिसाब से वो व्यावसायिक शिक्षा उसको छठी से ही देनी शुरू कर दी जाएगी और साथ के साथ उसकी इंटर्नशिप यानी उसकी ट्रेनिंग भी होगी। 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को सीखने का विकल्प मिलेगा, यानी 9वीं कक्षा के बाद में जब बच्चा स्ट्रीम बदलेगा, अपना सब्जेक्ट, अपनी रुचि का सब्जेक्ट लेगा, उस टाइम उसको ना विदेशी भाषा सीखने का मौका भी मिलेगा। उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो किसी भी विदेशी लैंग्वेज को ले सकता है। उसके लिए हर एक स्कूल में टीचर अवेलेबल रहेगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हमने पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि प्राचीन लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, तो उन प्राचीन लैंग्वेज के लिए 2 संस्था बनेगी। संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान। भारत में उच्च शिक्षा आयोग, जो हायर एजुकेशन कमीशन था इंडिया का, संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। अब तक ये अलग अलग पार्ट से बना हुआ था, अब इसको संपूर्ण रूप से एकल पार्ट बना दिया जाएगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब बाकी की एजुकेशन इसमें शामिल रहेगी, बाकी की शिक्षा रहेगी, लेकिन मेडिकल अलग से रहेगा और कानूनी शिक्षा अलग से रहेगी। इनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में वर्ष 2040 तक, यानी इनका लक्ष्य है कि वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना। यानी वो जो संस्थान है वो बहुत सारे विषय बच्चों के सामने ऑप्शन के रूप में रखेंगे। उनके अंदर ऐसा प्रावधान होगा कि बच्चा अपनी ज़रूरत का, अपनी रुचि का विषय ले सकता है। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में यानी जिले के बच्चों को अपने जिले से बाहर ना जाना पड़े। बहुविषयक, सभी विषय, यानी बच्चे की जो रुचि है उस हिसाब से वो ले सकते हैं। HECI के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। जो हायर एजुकेशन है उनको प्रभावी रूप से चलाने के लिए, उनका रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए 4 संस्थान बनाए गए हैं। ये संस्थान कौन से हैं? विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद, यानी वित्त पोषित करेगा, वो पैसे जो भी मतलब ग्रांट होंगे विश्वविद्यालय के वो देगा। प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बनेगा। उसके बाद परीक्षण और मूल्यांकन कैसा होगा? अब शिक्षा देते रहने से शिक्षा कभी भी प्रभावी नहीं हो सकती। उसके लिए परीक्षण और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन होना भी जरूरी है। 10वीं एवं 12वीं परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। यानी जब पहले इस जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, ये शुरू में जब आई थी, यानी जब इसके लिए पूरे देश से विचार मांगे गए थे ना, तब इसके अंदर 10th का बोर्ड हटा दिया गया था। लेकिन पूरे देश से जब ऑनलाइन जवाब मांगे गए, कुछ नया इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो इसके अंदर 10वीं के बोर्ड को वापस लागू करने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि आगे भी 8th क्लास तक कोई भी बोर्ड नहीं है, 8th तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता। अगर 10th का बोर्ड भी हटा दिया जाएगा तो शिक्षा का स्तर नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए वापस से जो है 10th क्लास का बोर्ड और +2 का बोर्ड शामिल किया गया है। बोर्ड व प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे, यानी अपनी परीक्षा देने के लिए जो उसके विषय हैं उनमें से कई विषय वो चूज कर सकता है जो
उसे अच्छे लगते हैं, जिसकी उनके मतलब जिनमें उनकी रुचि है। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति। अब 2 बार का मतलब ये नहीं है कि वो 2 बार बोर्ड की परीक्षा देगा, नहीं, इसमें प्री बोर्ड शामिल किया गया है ताकि बच्चा जो है वो बोर्ड परीक्षा के डर को पहले ही, बोर्ड में बैठने से पहले ही खत्म कर दे। उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, संपूर्ण देश में एक समान होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रवेश करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो वो पूरे देश में एक ही होगा। अब ये नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलग है, गवर्नमेंट के अलग है, इस तरीके से नहीं होगा। परख क्या है? परख मतलब परखना, इवैल्यूएशन करना। उसके अंदर स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, ठीक है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों तरह के मूल्यांकन शामिल रहेंगे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नाम के एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की जो है आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो बच्चे का आकलन करेगा, जो बच्चे के बारे में जानेगा, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। 360 डिग्री असेसमेंट, जैसा कि नाम से आपको पता है 360 का मतलब है पूरा का पूरा, चहुमुखी, चारों तरफ से। छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं और मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जाएगा। अब ये नहीं है कि बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा उसके अंदर उसकी सिर्फ जो नंबर लिए हैं उसने एग्ज़ाम्स के अंदर वो लिख दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर्स के साथ साथ उसने जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जो को स्कोलेस्टिक जो होती हैं एक्टिविटीज़, उनके अंदर उसने कैसा प्रदर्शन किया है, पार्ट लिया है या नहीं लिया है, वो खेलों में कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसने किस तरीके की पूरे स्कूल के अंदर, पूरे साल के अंदर उसका क्या व्यवहार रहा है, वो पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो हमने 3 पार्ट के अंदर पूरी कर ली है। और अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके शैक्षिक परिदृश्य के, वैसे तो बहुत सारे शामिल कर रखे हैं और बहुत सारे आपने पढ़ भी लिए होंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिल रहे, अगर बुक में मिल भी रहे हैं तो बहुत सारा ज़्यादा मैटर उसके अंदर शामिल किया गया है, जो आप अगर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट से ज़्यादा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारा याद नहीं कर सकते और वो सारा एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हुए उसके अंदर इम्पोर्टेंट कंटेंट डालते हुए करवाऊंगी और वो आप देखना, उसके नोट्स बनाना, या केवल वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये थी हमारी शिक्षा नीति 2020। इसके अंदर कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है और कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ कल्पना लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंडिया के अंदर ढंग से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अभी तक ये सिर्फ शिक्षा नीति, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो कर्नाटक है वहाँ पे लागू हुई है और सेकंड जो है एमपी, मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा जो राज्य बनने वाला है लागू करने वाला वो असम। उसके अलावा ये पूरे देश में अभी तक कहीं लागू नहीं हुई है, राजस्थान में भी नहीं हुई है, लेकिन हमें पढ़नी है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। और शिक्षा नीति जब कोई राज्य अपने राज्य के अंदर लागू करता है अपने बिहाफ पे तो कोई कुछ चेंज नहीं करता, क्योंकि जो ये है सेंटर के द्वारा जारी कर दी गई है, सभी विशेषज्ञों की टीम ने इसे बनाया है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की चेंजिंग करने का अधिकार यूं ही किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी तक कर्नाटक में और एमपी में लागू हुई है और थर्ड जो लागू होगी वो असम के अंदर। अभी बाकी किसी भी राज्य में लागू नहीं हुई है और लागू होने में इसको टाइम भी लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी शिक्षा नीति, पुरानी जड़ों को उखाड़ कर नई जड़ों को लगाना, वो भी 34 साल से किसी शिक्षा नीति के चलने के बाद उसको हटा के नई शिक्षा नीति लागू करना थोड़ा सा टफ है, टाइम लगेगा। लेकिन हमें पढ़ना है, जो हमने 3 पार्ट के अंदर पूरा कर दिया है इसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाओ, आपकी मर्जी, नहीं तो इसको बार बार अगर रिवाइज करोगे, देखोगे तो ये लर्न हो जाएगी। थैंक यू सो मच।